नमस्कार दोस्तों। अपनी पिछले वीडियो में मैं लोकसभा चुनाव से जुड़े स्टैटिस्टिक्स आपके सामने लेकर आया था, आंकड़े लेकर आया था आपके सामने। आज की क्लास में मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के आंकड़े और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर उससे बन सकते हैं, महत्वपूर्ण सवाल उससे आ सकते हैं, वो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर में ना पॉलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। पॉलिटी से भी बहुत से सवाल आते हैं करंट अफेयर पे। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इंडियन पॉलिटी और साथ साथ छत्तीसगढ़ का जो पॉलिटी से जो करंट अफेयर है मैं वो कराने की कोशिश करूंगा। फिर मैं हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन और अलग अलग टॉपिक के करंट अफेयर आपके सामने लाऊंगा, खेल के जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, स्पोर्ट्स और अलग अलग विषयों से। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव दिसंबर में हुआ था, 2023 में हुआ था। और उसमें दो पार्टियां आमने सामने थी, मुख्य दो पार्टियां थी, एक थी कांग्रेस और एक बीजेपी। तो उस समय कांग्रेस के मुख्य उम्मीदवार, मतलब कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी थे। और बीजेपी ने अपना आ, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय नहीं किया था, लेकिन जब बाद में बीजेपी जीती तो विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, है ना। तो आप अगर देखेंगे, आंकड़े देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इस चुनाव में जो लोगों की अटकलें लगा रहे थे लोग कि कांग्रेस फिर से छत्तीसगढ़ में आ सकती है, वैसा नहीं हुआ। और 90 सीट में से 54 सीट बीजेपी को मिली, मतलब कि बीजेपी की लगभग एक तरफा जीत हुई। और 35 सीट कांग्रेस को मिली। और जीजीपी पार्टी, एक गोड़वाना पार्टी, उसको एक सीट मिली छत्तीसगढ़ में, है ना। तो इस पार्टी के लीडर कौन है, हम देखेंगे कि इसके कौन से नेता चुने गए हैं जीजीपी से। तो आप देखोगे कि 54 सीट बीजेपी को मिली, 35 सीट कांग्रेस को, और गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को एक सीट मिली। ठीक है, तो टोटल छत्तीसगढ़ में 90 सीट है। अब आप इसको अगर मैप में देखोगे, तो मैप में आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ का देखो ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से बीजेपी को मिल गया है, बीच का कुछ क्षेत्र कांग्रेस को मिला है, फिर इधर बीजेपी को मिला है। तो मैं पूरा मैप तो यहाँ पे नहीं लाया हूँ आपके सामने। तो आप देखिए कि 54 सीट बीजेपी को, 35 इंडियन नेशनल कांग्रेस को और जीजीपी को एक सीट। ठीक। तो पहले हम देखेंगे कि यार बदलाव क्या है। जैसे आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है, तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, तो हम तुलनात्मक अध्ययन करके ये देखेंगे कि क्या बदलाव आया। 2018 के चुनाव में क्या हुआ था। तो 2018 में जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली थी, 68 सीट कांग्रेस जीती थी, और केवल 15 सीट में बीजेपी सिमट कर रह गई थी। और जेसीसी को मिली थी 5 सीट और बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट मिली थी, है ना। तो अगर आप वोट शेयर देखोगे 2018 का, तो आप देखोगे कि करीबन ना 43.9% लोग कांग्रेस को वोट दिए थे, 33% लोग बीजेपी को वोट दिए थे। और ये तो आप देख सकते हो कि 7.8% लोग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ वाला जोगी वाले को दिए थे, और 3.9% लोग बीएसपी को दिए थे। तो और 2% लोग नोटा दबाए थे। तो ऐसा 2018 के चुनाव में आप देखोगे कि अगर आप इस पे देखोगे तो करीबन 43% कांग्रेस, 33% बीजेपी और बाकी दूसरी पार्टियों को मिला था भाई। तो ये तो हो गया 2018 की बात। वो तो काफ़ी पुरानी बात है, वो हमारे चुनाव में, मतलब हमारे एग्ज़ाम में आएगी भी नहीं, वो क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है अभी का चुनाव जो 2023 में हुआ। तो अब आप देखेंगे, अब ये देखिए मैं पूरा मैप लाया हूँ आपके सामने, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि ऊपर का जो पूरा सरगुजा रीजन है, जो अंबिकापुर रीजन है, वो पूरी तरह से बीजेपी को मिला है। और यहाँ पे आप देखोगे कि कोरबा और कुछ क्षेत्र आपको दिखने को मिलेगा कि ये इधर का कुछ क्षेत्र है जो आप देखोगे कि कांग्रेस को मिला हुआ है। फिर नीचे में आप देखोगे तो फिर बीजेपी को जीत मिली। तो इस तरह से आप मैप में देख सकते हो कि बीजेपी की जीत हुई है इस चुनाव में। अब हम देखेंगे कि वोट शेयर क्या था। तो वोट शेयर आप देखोगे कि देखो बीजेपी को, अगर आप इसको ग्राफ में देखोगे तो बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला है, फिर कांग्रेस को मिला, फिर जीजीपी को मिला। तो आप देखोगे कि 46% वोट
46% जितना कांग्रेस को मिला था 2018 में, 46% के आसपास, उतना 46% इस बार बीजेपी को मिला है। लेकिन कांग्रेस को पिछले बार ज़्यादा सीटें मिली थी। जैसे हमने लोकसभा की जब बात कर रहे थे ना, हम देखे थे कि वोट शेयर से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं कई बार। तो वैसे ही कांग्रेस को पिछले बार ज़्यादा सीटें मिल गई थी और बीजेपी को इस बार उसी देखोगे तो उस जितना वोट मिला है, जितनी सीट कांग्रेस को मिली थी उतनी नहीं मिली, लेकिन 46% वोट बीजेपी को मिला है। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस देखोगे तो ये भी ज़्यादा पीछे नहीं है, इसको 42% वोट मिला है। और आप देखोगे कि जो मतलब कि एक और पार्टी जीजीपी, वो तो यहाँ पे दिख भी नहीं रही मेरे को, हाँ इसमें दिख भी नहीं रही है। तो सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को, फिर कांग्रेस को, बीएसपी को 2% वोट मिला है, बहुजन समाज पार्टी को 2% वोट मिला है छत्तीसगढ़ में, लेकिन सीट एक भी नहीं ला पाई बीएसपी। तो इस तरह से आप देखोगे कि जेसीसी को 1% वोट मिला है ना। और इस बार 1% लोग ही नोटा दबाए, पिछले बार 2% लोग छत्तीसगढ़ में नोटा दबाए थे। तो आप ये आंकड़े से ये पता चल रहा है कि नोटा दबाने वालों की संख्या कम हो रही है अब छत्तीसगढ़ में। अब लोगों को लग रहा है कि नोटा दबाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जब 2018 का चुनाव हुआ था तब लोगों को लगा होगा कि नोटा दबाने से लोगों को लगा होगा कि क्योंकि नोटा कुछ साल पहले ही आया था उस समय। अब लोगों को समझ आ गया है कि नोटा से ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, तो नोटा नहीं दबा रहे हैं आजकल लोग। अब आगे जाते हैं भाई, कि अब देखते हैं हम कि कौन कौन जीता। देखो सबको देखना ज़रूरी नहीं है, हम ये देख लेंगे कि कम मार्जिन से कौन जीता। जो कम मार्जिन से जीते हैं उनको ज़्यादा देख लेंगे। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे कि आप देखो कि अंबिकापुर जो सीट है वहाँ से राजेश अग्रवाल जी जीते, बीजेपी के राजेश अग्रवाल जी जीते थे। और ये बहुत बड़ी सीट थी अंबिकापुर की, टीएस बाबा के खिलाफ राजेश अग्रवाल जी खड़े हुए थे और केवल 94 वोटों से जीते। तो अंबिकापुर की सीट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बाकी सीटें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सवाल इतने, अगर ऐसे सवाल पूछने लगेगा एग्ज़ाम में तो फिर क्या ही पढ़ लेंगे, है ना। जब इतना डीप पूछने लगे एग्जामिनर तो बच्चा क्या ही पढ़ेगा फिर। तो सब चीज़ नहीं देखेंगे। जैसे आप ये देख सकते हो कि भिलाई से कौन जीता, तो भिलाई से आप देखोगे कि भिलाई से देवेंद्र यादव जी जीते। बाद में अभी आप देखोगे कि देवेंद्र यादव जी बाद में लोकसभा में भी खड़े हुए थे, है ना। तो देवेंद्र यादव जी जीते, इंडियन नेशनल कांग्रेस से खड़े हुए थे वो, और प्रेम प्रकाश पांडे जी को हरा दिए 1264 वोटों से। तो देवेंद्र यादव जी भिलाई से जीते। उसके बाद देखते हैं भाई, ये देखिए कि बिंद्रानवागढ़ जो थी, जनक ध्रुव जी जीते थे कांग्रेस के बिंद्रावनगढ़ में, और ये 816 वोटों से जीते थे, है ना। तो ये सीट भी थोड़ा देखोगे कि ये थोड़ा क्लोज काउंटर हुआ था यहाँ पे। सबसे ज़्यादा क्लोज जो छत्तीसगढ़ में हुआ है कि एक परिवार के वोट से शायद कोई जीत गया होगा, ये हुआ था हमारे कांकेर में। तो कांकेर की सीट आप देखोगे ना कि जब मैं बताया था कि जब कांकेर की सीट, जब मैं लोकसभा की बात कर रहा था तो उस समय भी ये वहाँ पे पता चला था कि एकदम कम वोट से वहाँ पे भी जीते थे। और अभी विधानसभा की बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो आशाराम नेताम जी बीजेपी के हैं, ये शंकर ध्रुव को 16 वोटों से केवल हराए, केवल 16 वोट। मतलब एक परिवार में, बड़ा परिवार है तो 16 लोग होते हैं, मतलब 16 वयस्क होते होंगे, तो उससे जीत गए हैं ये, मतलब 16 वोट से केवल। तो ये आप ध्यान रखिएगा कांकेर की सीट। और साथ ही एक आप देखोगे पाली तानाखार की सीट, तो तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी, जो तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, और ये सीट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पाली तानाखार की जो सीट है ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एकमात्र जो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के जो पार्टी जीती है, गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी, उसके तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी जो हैं वो इसी जगह से जीते हैं, पाली तानाखार से। तो तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी से जीते हैं, और दुलेश्वरी सिदार, मतलब कांग्रेस की दुलेश्वरी सिदार को हराए हैं वो। वैसे बीजेपी के भी खड़े थे लेकिन दुलेश्वरी सिदार बहुत क्लोज थी उनसे, और केवल 714 वोटों से हराए। तो एकदम क्लोज मुकाबला था यहाँ पर भी, है ना। तो बाकी सीट मत ध्यान रखिए। एक सीट और देख लीजिए जो क्लोज थी, वो था पत्थल गांव की सीट। पत्थल गांव की सीट ना, वहाँ गोमती साय जो हैं, गोमती साय महिला सदस्य हैं विधानसभा की। कौन कौन महिला सदस्य चुनी गई हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गोमती साय जो हैं
वो बीजेपी की हैं, गोमती साय। और वो ना राम पुकार सिंह ठाकुर, मतलब कांग्रेस के राम पुकार सिंह ठाकुर को केवल 255 वोटों से हराई हैं। तो ये कुछ सीटें आप ध्यान रखिएगा, मैं बाकी सीटें नहीं बताता हूँ। अब मैं आगे आता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि ये मैं एक लेके आया था कि ये पाली तानखार से तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जो हैं वो गुड़वाना गणतांत्रिक पार्टी से जीते हैं 714 वोटों से, है ना। तो ये मैं अलग से ले आया था। अब ये मैं लेके आया हूँ कि हाँ, ये मैं लेके आया हूँ कि वुमन कि कौन कौन महिलाएं खड़ी हुई थी। तो जैसे मैंने बताया कि महिलाएं भी खड़ी हुई थी चुनाव में, तो छत्तीसगढ़ में ना इस बार महिला महिला बहुत सारी खड़ी हुई थी और महिला मताधिकार भी पुरुषों से ज़्यादा देखने को मिला। मैं वो भी आंकड़े लेकर आया हूँ कि महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है पुरुषों के मुकाबले। जबकि हम देख रहे थे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 का, तो उसमें पुरुष ज़्यादा वोट दिए थे। जबकि भारत ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो महिलाएं ज़्यादा परसेंट वोट दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में पुरुष आगे थे। लेकिन विधानसभा में महिलाएं आगे हैं, मैं वो भी आंकड़े लेकर आपके सामने लाया हूँ। तो आप देखोगे ना कि करीबन 19 महिलाएं इस बार जीत के आई हैं, और उनके नाम थोड़ा सा आप देख लो क्योंकि 19 लोग ही जीती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है भाई। जैसे अंबिका मरकाम जो हैं वो ना, अंबिका मरकाम जो हैं सिहावा कि सिहावा से जीती हैं, एसटी समुदाय से हैं ये, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब हैं ये, ठीक है। एसटी समुदाय से अंबिका मरकाम जी जीती हैं, कांग्रेस की हैं। वैसे अनिला भेड़िया जो है डोंडी लाहौरा से एसटी हैं ये भी, है ना। भावना बोरा पंडरिया से जीती हैं, बीजेपी की हैं ये। फिर जो हैं चातुरी नंद के यहाँ हैं सरायपाली से, ये एससी समुदाय से हैं। तो ये आप एससी एसटी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे कोई से, या फिर माइनॉरिटीज़ नहीं मतलब कि जो उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे कि जो पिछड़े वर्ग से या एसटी या एससी से संबंधित जब आपको सोसाइटी के सवाल आएंगे, तो आप उसमें ये बता सकते हो कि मेंस में या ऐसे में कि इनका जो एसटी या एससी समुदाय का में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में बढ़ रहा है, और इनके एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हो। तो इसलिए मैं उनका बता रहा हूँ कि ये एसटी समुदाय से थी अंबिका मरकाम। अनिला बेड़िया जो हैं एसटी थी डोंडी लाहौरा से। चातुरी नंद जो हैं सरायपाली से हैं, है ना। और गोमती साय पत्थल गांव से थी, ये भी एसटी हैं, ठीक। फिर हम देखेंगे कि हर्षिता स्वामी बघेल ये डोंगरगढ़ से जीती हैं। कविता प्राण लहरे बिलाईगढ़ से जीती हैं। लता उसेंदी जो है कोंडा गांव से जीती हैं। लक्ष्मी राजवाड़े भट गांव से जीती हैं। राय मुनि भगत जो हैं जशपुर से जीती हैं, राय मुनि भगत। रेणुका सिंह सारूता ये है भरतपुर से जीती हैं, भरतपुर सीट से जीती हैं। और संगीता सिन्हा जो है कांग्रेस की हैं, और ये संजरी बालौद से जीती हैं, बालौद से। ऐसे ही देखोगे कि लता उसेंदी जो है कोंडागांव से, लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव से, राय मुनि भगत जो है जसपुर, रेणुका सिंह सारूता जो है भरतपुर, है ना। संगीता सिन्हा बालौद से, सावित्री मनोज जो है मंडावी भानु प्रतापपुर, सुकांता सिंह पोरते प्रतापपुर। तो ऐसे कुछ कुछ महिलाएं जीती हैं। तो टोटली ना जैसे 2-4 और बच गई हैं। शेषराज हारवंश जो है पामगढ़ से, है ना। उदेश्वरी पैकरा सामरी से। उत्तरी जांगड़े जो है सारंगढ़ से। विद्यावती सीदार जो है लैलूंगा से। और यशोदा नीलंबर वर्मा जो है खैरागढ़ से जीती हैं। तो टोटल देखोगे तो 19 महिलाएं जीती हैं, और इसमें भी आप देखोगे कि 15 से ज़्यादा ना आपको एससी या एसटी समुदाय से महिलाएं मिलेंगी। तो आप ये देखोगे कि जो आदिवासी महिलाएं हैं या शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी राजनीति में कैसे बढ़ रहा है, उसके एग्जाम्पल आप इनके नाम से दे सकते हो अगर मेंस में आपसे इस तरह का इनसे सवाल कोई सा आया तो अब देखेंगे कि इलेक्शन में टोटल समरी मैं आपको बता दूं तो टोटल ना 90 सीट थी,
और जो नए सदस्य थे, नए कैंडिडेट थे, वो थे लगभग 1176 सदस्य लगभग नए थे। तो मैं ये भी लेके आया, जिसमें मतलब ये जो आंकड़े हैं ना, मैं एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर, इसकी वेबसाइट से लाया हूँ। तो आप ना, अगर इस तरह का अगर केस आया कि राजनीति में अगर मान लो आपसे कोई पूछा इंटरव्यू में या फिर ऐसे में आ गया कि जो क्रिमिनल केस से रिलेटेड, कि आपराधिक लोग कितना राजनीति में आपराधिक मानसिकता के लोगों का प्रवेश हो रहा है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, तो आप देखोगे कि जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं करीबन 126 लोग खड़े हुए थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले थे। तो करीबन 11% कैंडिडेट जो थे उनके ऊपर आपराधिक मामले थे किसी न किसी प्रकार के, है ना। तो और ये भी देख सकते हो कि मतलब कि किन के ऊपर ना सीरियस क्रिमिनल केसेस थे। तो आप देखोगे कि करीबन ना 72 कैंडिडेट जो थे, लगभग 6% कैंडिडेट, उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस थे। सीरियस क्रिमिनल केसेस मतलब मान लो मर्डर का उनके ऊपर आरोप है, या फिर कोई सीरियस क्रिमिनल केस है। तो ये मैं लेके आया हूँ। ये कहीं कहीं अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, इन आंकड़ों का। तो आप आंकड़ों से खेल सकते हो, है ना, बहुत जगहों में। तो आप देखोगे करोड़पति कितने थे, तो 299 कैंडिडेट करोड़पति थे, लगभग 25% कैंडिडेट करोड़पति थे। तो है ना, कौन पढ़े लिखे कितने थे, ग्रेजुएशन या उससे ऊपर किन्होंने किया है ना। तो ग्रेजुएट थे लगभग 501 लोग, मतलब 43% ऐसे कैंडिडेट थे जो ग्रेजुएशन किए हों या उससे ज़्यादा पढ़े हों। तो ये सब मैं लेके आया हूँ। वुमन कैंडिडेट कितनी थी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि 155 वुमन कैंडिडेट खड़ी हुई थी, मतलब 13%। तो सरकार जो अभी अधिनियम लेके आई है कि 33% रिजर्वेशन देना है, तो 33% से 20% कम महिलाएं इस बार खड़ी हुई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जीती लगभग 19 महिलाएं हैं, तो 19 महिलाएं जीती हैं। तो आप ये देख सकते हो कि करीबन 20% से ज़्यादा महिलाएं जीती हैं, है ना। तो जितनी खड़ी हुई थी उससे ज़्यादा लोग जीती भी हैं, मतलब जितनी परसेंट खड़ी हुई थी उससे ज़्यादा परसेंट जीती हैं, ये मैं बता रहा। ठीक है, तो 19 महिलाएं खड़ी थी, ऐसे करके हम देख रहे हैं, है ना। तो इसमें अगर आप 19 को भी अगर और अच्छे से देखोगे तो आप ये देखोगे कि जो 2018 का चुनाव हुआ था, 2018 का जो चुनाव हुआ था, मतलब इससे पहले का जो चुनाव था जिसका मैं आंकड़े आपको बताया अभी, तो 2018 के चुनाव में 13 महिलाएं जीती थी, जो कि बढ़ के इस साल कितना हो गया है, इस साल 19 हो गया है। और ये भी देखोगे कि 13 हो गया है ना, इसको हटा देते हैं। तो 2018 में 10 महिलाएं कांग्रेस से जीती थी, तो ये सब इसमें दिया हुआ है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा इसका। तो 2018 में करीबन 10 महिलाएं कांग्रेस से जीती थी, एक बीजेपी से जीती थी, और बीएसपी और जनता कांग्रेस से एक एक महिला जीती थी। तो टोटल मिला के आप देखोगे तो 2018 में 13 महिलाएं जीती थी, लेकिन अभी देखोगे आप तो अभी 19 महिलाएं जीती हैं भाई। अब आप ये देख लो कि कितने परसेंट वोट हुआ है। तो आप वोटिंग परसेंट देखोगे ना, तो इस बार छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंट हुआ है करीबन 76%। तो आप ये देखोगे कि लोकसभा के चुनाव से ज़्यादा वोट हुआ है विधानसभा के चुनाव में, 76% वोट हुआ है। दूसरा एक और देख सकते हो कि हाँ, ये देखिए आप, ये थोड़ा सा अच्छा आंकड़ा है। मैं ये बताना चाह रहा था इस आंकड़े के जरिए कि मेल कैंडिडेट्स कितने खड़े हुए हैं भाई, कि 1 करोड़ 13 लाख मेल कैंडिडेट खड़े हुए थे, और वहीं 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं खड़ी, मतलब महिलाओं ने वोट दिया। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने यहाँ ज़्यादा वोट दिया है। 1 करोड़ 13 लाख पुरुष दिए थे, तो 1 करोड़ 25 लाख महिला दिए हैं। तो पुरुषों से महिलाओं का जो वोटिंग परसेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि लोकसभा चुनाव में हम छत्तीसगढ़ के जब आंकड़े देखे थे तो कम था। दूसरा आप देखोगे कि 753 जो है थर्ड जेंडर ने भी वोटिंग की है हमारे इलेक्शन में, 753। तो थर्ड जेंडर का भी आंकड़ा बढ़ रहा है, पहले इनकी संख्या कम होती थी, अभी बढ़ रही है चुनावों में वोट देने वालों में। अब हम देखेंगे कि जब चुनाव के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसमें किसे कौन सा मंत्रालय मिला, मतलब मंत्रिमंडल हम देखेंगे।
तो हम देख सकते हैं कि विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री बने। और इनको कौन कौन सा विभाग मिला है भाई? तो इनको सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर मतलब आबकारी विभाग जो है, परिवहन और अन्य विभाग, जो कि मतलब ऐसे अन्य विभाग जो किसी मंत्री को अभी तक नहीं दिए गए हैं, वो मुख्यमंत्री को मान लिए जाते हैं, तो वो सब विभाग इन्हीं के पास हैं। दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में 2 उप मुख्यमंत्री इस बार बनाए गए हैं। तो एक हैं अरुण साव जी, ठीक है। तो अरुण साव जी जो है वो लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग अरुण साव जी के पास है। दूसरा आप देखोगे कि विजय शर्मा जी के पास क्या है, तो गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है विजय शर्मा जी के पास है। इसके बाद राम विचार नेताम जी के पास क्या है, तो आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण। तो जो कृषि से संबंधित है या अल्पसंख्यकों से संबंधित है या आदिम जाति या अनुसूचित जाति से संबंधित है, वो राम विचार नेताम जी को मिला है। ये आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, इसीलिए इनको मिला हुआ है। दयाल दास बघेल जी, तो दयाल दास बघेल जी को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मिला है। इसके बाद देखिए केदार कश्यप जी को क्या मिला है, तो केदार कश्यप जी को मिला है संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग मिला है। मतलब कि केदार कश्यप जी को ये सब विभाग मिला है। लखनलाल देवांगन जी को मिला है वाणिज्य एवं उद्योग एवं श्रम मंत्रालय मिला है। श्याम बिहारी जायसवाल को मिला है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन, इनको मिला है। ओपी चौधरी जी को बहुत अच्छे विभाग मिले हैं। इसके बाद ओपी चौधरी, तो इनको वित्त विभाग मिला है, फाइनेंस, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, है ना। लक्ष्मी राजवाड़े को मिला है महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण। तो आप तो इनके नाम से ही जान सकते हो कि महिला हैं, इसलिए महिला एवं बाल विकास मिल गया इनको। टंकराम वर्मा जी को खेल कूद एवं युवा कल्याण एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मिला है। तो इस तरह से हम देखें कि करीबन हमारे 11 मंत्री बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में और इनको अलग अलग विभाग मिला है। कई बार यहाँ से सवाल आते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है अभी के समय में, या मंत्रियों से भी सवाल आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, है ना। तो मंत्रालय कई बार बदलते भी रहते हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बाकी चीज़ें तो आज के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो बाकी चीज़ें ऐसे ही हैं। मतदाता प्रतिशत और जो प्रवृत्तियाँ देखने को मिली, मैं वो सब आपके बार आपसे बता चुका हूँ, तो बाकी चीज़ें देखने का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी आगे की क्लास में पॉलिटी से जुड़े अन्य विषय जो छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ से बाहर से, मतलब कि जो भारत के हैं, जो नेशनल इशू हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। इसके बाद मैं करंट अफेयर के अन्य इशू भी आपके सामने लेकर आऊँगा। और चुनाव जो एग्ज़ाम से पहले, मतलब जब फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं ना एक मैराथन क्लास ले आऊँगा। जितनी क्लासेस में अभी जितने रिसोर्स हमारे होंगे करंट अफेयर के 1.5 साल के, मैं पूरे को कंपाइल करके एक मैराथन क्लास भी ले आऊँगा। लेकिन अगर आप छोटी छोटी हमारी जो क्लास हम डाल रहे हैं वो देखते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा साथ साथ। तो आप अगर हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।